हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। आज टंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमारा आई ईयर हो चुका है। अच्छा, मैं बता दूं, जो स्किन और टंग और नोज, ये थोड़े से नए नए टर्म्स आएंगे इसमें, क्योंकि शुरुआत से पढ़ाई नहीं करी हमने इसकी, तो इसीलिए थोड़ा सा बच्चों को ये दिक्कत देते हैं। तो टर्म्स का खास ध्यान रखना है, ठीक है? ओके ओके। तो ये माइंड नर्चर ऐप है हमारा। जैसा मैंने बताया था कि आप लोगों को इस समय लाइव क्लास के लेक्चर्स ही मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है? माइंड नर्चर ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट फ्री दिया हुआ है ताकि आप लोग उसको समझ सको कि क्लास में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे पढ़ाई होती है। तमाम चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, और ऐप के अंदर भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है? नोट्स का मिल जाएगा हर किसी, जितने मेरा YouTube पे वीडियो है सबके नोट्स डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहता है, PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। कोर्स यस सिर्फ 1100 रुपीज़ का है, ठीक है? 11 पूरे कंप्लीट सिलेबस, मतलब कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है? तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलें स्टार्ट करें आज का टॉपिक, टंग। ओके ओके। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने, लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने किया था, इंटेगुमेट्री मतलब स्किन वाला पार्ट किया था, उसमें एनाटॉमी करके हेडिंग डाली हुई है, बट जो उसके फंक्शंस होंगे, क्या होंगे? फंक्शंस। उसके जो फंक्शन है वही उसकी फिजियोलॉजी होगी, ठीक है? तो फिजियोलॉजी का उसका अलग से कोई लेक्चर नहीं आएगा, क्योंकि उसको मैंने कंटेंट अलग से बना रहा था, वो बहुत छोटा ही था, और वही ऑलमोस्ट सारी चीजें फंक्शन वाली उसके अंदर हैं। तो जो इंटेगुमेट्री वाला पार्ट में हमने फंक्शन किया हुआ है वही उसकी फिजियोलॉजी में लिख के आएंगे, अगर फिजियोलॉजी वाला क्वेश्चन अलग से आता है तो, ठीक है? क्लियर है ये बात? चलो टंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा टंग के ऊपर आएगा, तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ टंग। तो एनाटॉमी उतनी दिक्कत वाली नहीं है, क्योंकि आई जो हमने पढ़ा था, आई और ईयर, ये हम लोग शुरुआत से पढ़ते आते हैं। टंग नोज को इतना है टॉपिक, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, तो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी समझने में दिक्कत आती है। खैर चलिए डायग्राम से जितना मैक्सिमम होगा एक्सप्लेन करेंगे। टंग क्या है? व्हाट इज टंग? टंग एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ है पूरा, ठीक है ना? कहाँ पाया जाता है? इन द ओरल कैविटी। हमारी ओरल कैविटी जो माउथ है उसमें पाया जाता है। इसेंशियल है, जरूरी है किसके लिए? टेस्ट के लिए, हमको टेस्ट बोलने के लिए, स्पीच, मस्टिकेशन च्यूइंग चबाने के लिए, एंड स्वेलिंग निगलने के लिए। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मसल्स। दो तरह की मसल्स होती है। एक मसल्स जो जुबान को हमारी जोड़ के रखती है, बाहर से आएंगी और जुबान में जुड़ जाएंगी, और एक मसल्स के अंदर होती हैं जो इसको मूव कराती रहती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से दो टाइप की, जो इंट्रिंसिक जो मसल्स जीभ के अंदर ही रहती हैं, एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर से आकर के जीभ के अंदर घुसती हैं और जीभ को पकड़ के रखती हैं, ठीक है? स्पेशलाइज्ड पेपिले, पपीले होते हैं जो हल्के हल्के उभार जैसे होते हैं, ठीक है? फॉर टेस्ट एंड आर रिच न्यूरोवस्कुलर सप्लाई, और बहुत ज्यादा न्यूरोवस्कुलर, न्यूरॉन्स का यहाँ पे मौजूदगी काफी ज्यादा होती है। न्यूरॉन्स एकदम भर भर के पाए जाते हैं। सब कुछ देखेंगे यहाँ पे, डिटेल में कवर अप हो जाएगा। अब एनाटॉमी की बात करें अगर हम लोग, तो एनाटॉमी को थोड़ा सा समझते हैं, मोटा मोटा अगर पार्ट को समझें तो देखो, ये जो टिप है, इस टिप को हम लोग एपेक्स कहेंगे। ये जितनी जुबान हम लोग कह सकते हो कि बाहर निकाल लेते हैं, वो हमारा ओरल पार्ट, मतलब मुंह के अंदर है। और जो फेरेंजियल, ये पीछे गले के अंदर जो निगलते हुए पोर्शन है ना, जो पीछे की तरफ होता है, उसको हम लोग फेरेंजियल पार्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां तक हो गया हमारा ओरल पार्ट वाली जीभ जो हम लोग देख सकते हैं, और इसके पीछे वाली दिखती नहीं हमको, ऐसे काफी थोड़ा अंदर की तरफ रहती है, ठीक है? देख सकते हैं, देखने में दिक्कत नहीं है। तो इसको हम फेरेंजियल पार्ट कहते हैं। तो मोटा मोटा दो पार्ट में इसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, ठीक है? अब बाकी चीजें क्या क्या चीजें हैं ये पढ़ते पढ़ते समझेंगे डायग्राम के साथ, तो ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल दो पार्ट हमको समझ में आए। चलिए, पार्ट्स ऑफ द टंग, टंग्स के पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो टंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। दो मेन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओरल जो हमारे मुंह में है, ठीक है? और दूसरा क्या? फेरेंजियल, यानी कि पोस्टीरियर, पीछे वाला हिस्सा। जो पार्ट हमारे मुंह में पाया जाता है वो एंटीरियर यानी कि अगला भाग कहलाता है, जो कि 2/3 होता है लगभग लगभग।
ये हमको विजिबल है, देख सकते हैं, मोबाइल पार्ट है, इसको हिला डुला सकते हैं, मोबाइल मतलब हिला डुलाना, दैट लाइज विद इन द माउथ, और ये हमारे माउथ में रहता है, ठीक है। इट एंड्स एट सल्कस टर्मिनलिस, ये अंत इसका कहां होता है, इसका अंत पीछे जाकर के जाएंगे और यहां पर सल्कस टर्मिनलिस, ये जो हिस्सा होता है हम लोग देख सकते हैं इस टाइप से, पीछे थोड़ा वी शेप में इस टाइप से दिखाई पड़ेगा, यहां जाकर के हमारा ओरल पार्ट वाली जो जीभ होती है उसका एंड हो जाता है, ठीक है, टर्मिनल सल्कस। तो मैंने कहा था पढ़ते पढ़ते समझेंगे डायग्राम के साथ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अ वी शेप्ड ग्रूव, ग्रूव होता है हल्का सा गड्ढा या गुफा टाइप का, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक हल्का सा ये वी शेप का हमको एक गड्ढा दिखता है, आप जब भी जीभ बाहर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ दिखाई पड़ेगा, क्लियर। चलिए फिर बेटा बता रहा हूं, टफ नहीं है, टर्म्स हैं बहुत ज्यादा, समझ लोगे इजी है, बाकी कुछ नहीं है, जितना टर्म समझ लोगे, ये चीज यहाँ ये चीज यहाँ, बस वही एनाटॉमी हमारे पास, ठीक है। फेरेंजियल पार्ट की बात कर लेंगे, जो पीछे वाला है वो 1/3 होता है। दिस पार्ट लाई इन द ओरोफेरिंक्स, मुंह और फेरिंक्स, जो फेरिंक्स वाला हिस्सा होता है उसमें होता है बिहाइंड द प्लेटोग्लॉसल आर्चेस, आर्चेस होते हैं इस तरह से, जो नहीं आर्क झुकाव होता है, क्या है आओ देखें। चलिए तो ये पीछे वाला हिस्सा हम लोग देख सकते हैं, ये प्लेटोफेरेंजियल आर्क एंड मसल्स, ठीक है, ये जो इस तरफ साइड में देख रहे हो इनको कहते हैं हम लोग प्लेटोफेरेंजियल आर्क और मसल्स, पीछे की तरफ यहाँ पे होते हैं गालों पे, ठीक है। तो थोड़े से टर्म्स हैं और कुछ नहीं है, तो सीधी सी बात कह रहा है ये पार्ट हमारा ओरोफेरिंक्स में पाया जाता है बिहाइंड द प्लेटोफेरेंजियल आर्चेस, प्लेटोफेरेंजियल आर्चेस के पीछे की तरफ ये पाया जाता है, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे भी है प्लेटोफेरेंजियल, और ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है ये प्लेटोफेरेंजियल आर्चेस, तो ये यहाँ से अगर हम देखें ये लाइन मार दें तो ये इसके पीछे की तरफ है, ठीक है। प्लेटोफेरेंजियल प्लेटोग्लॉसल, एक मिनट क्या पढ़ रहा हूँ मैं, सॉरी कंफ्यूजन हो गया, प्लेटोग्लॉसल है बेटा, ठीक है। प्लेटोग्लॉसल आर्चेस के पीछे, वो फेरेंजियल वाला पार्ट बहुत पीछे हो गया, ठीक है, प्लेटो एक जैसे है, तो प्लेटोग्लॉसल आर्चेस, इसके पीछे वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, फेरेंजियल पार्ट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा अभी अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत आ रहा है फेरेंजियल क्या है, फेरिंग्स क्या है, ओरल के लिए ओरल वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं वो थोड़े से आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और भूल गए हो तो रिवाइज करना पड़ेगा। ओरल से ओरो बना, फेरिंग से फेरिंग्स बना, बिहाइंड द प्लेटोग्लॉसल आर्चेस, इट इज अ पार्ट ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ द ओरोफेरिंग्स, जो हमारा ओरोफेरिंग्स होता है वो उसका अगला भाग होता है ये, ठीक है, जो हमारा ये ओरोफेरिंग्स है उसका एंटीरियर हिस्सा कहलाता है ये, ठीक, उसी से आगे हमारा फिर ओरल पार्ट लगा हुआ रहता है, ठीक है। जीभ के 2 भाग करे हम लोगों ने, अब उसकी रूट की बात करें, अंत में एकदम इसके पीछे जाके उसकी जड़ होती है जहां पे वो लगी हुई है, चिपकी हुई है, द बेस ऑफ द टंग विच इज अटैच्ड टू द मैंडिबल लोअर जॉ, दिस इज योर एमसीक्यू, कि भैया जो जीभ है वो कहां जाके अटैच होती है, नीचे लोअर जॉ मैंडिबल पे अटैच होती है, एंड हायोइड बोन, ये भी आपका एमसीक्यू है, कौन सी बोन है, हायोइड बोन, वहां पे जाकर के नीचे में इस तरह से पीछे जाके अटैच हो जाती है, वहां से ऐसे निकली हुई रहती है इस टाइप से। एपेक्स टिप की बात करें, द हाईली मोबाइल एंटीरियर एंड ऑफ द टंग, ये जो एपेक्स है सबसे आगे होता है, हाईली मोबाइल सबसे ज्यादा मूव कर सकता है, और एंटीरियर एंड, ठीक है, एंटीरियर शुरुआत का अंत होता है, ये शुरुआत में अगर जहां अंत हो जाता है, और ये जो वी शेप का अर्थ था ये पीछे की तरफ का एंड होता है ये, ठीक है। बात समझ में आ गई, 2 पार्ट जिसमें एक ओरल एक फेरेंजियल, फिर रूट एपेक्स, फोर्थ आता है डॉर्सम। डॉर्सम क्या है, दिस इज द डॉर्सम ऑफ टंग, जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा है, इसको डॉर्सम कहा जाता है, क्लियर, ओके। डॉर्सम द टॉप सरफेस ऑफ द टंग, जो ऊपर का सरफेस है टॉप, उसको डॉर्सम कहा गया है। इट हैज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इसके पास ऊपर अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन बेस्ड ऑन इट्स पार्ट, और हर किसी का अलग अलग फंक्शन होता है, समझेंगे अभी, जैसे कि
ओरल पार्ट जो है, जो एंटीरियर 2/3 भाग है, वो कवर्ड होता है स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्शन, कुछ खास तरह के उभार पाए जाते हैं जिसको कि हम लोग लिंगुअल पैपिले कहते हैं। ये लिंगुआ वर्ड जो है, ठीक है, लिंगुआ वर्ड जो आएगा समझ जाना, जीभ से मतलब है इसका। किससे मतलब है? टंग से मतलब है, ठीक है। लिंगुअल वर्ड जब भी आएगा टंग से मतलब है, उसे लिंगुअल पैपिले कहा जाता है। विच गिव इट रफ टेक्सचर एंड हाउस टेस्ट बर्ड्स। जीभ का जो आगे वाला हिस्सा ओरल पार्ट में, जो ओरल पार्ट वाला जो डॉर्सल पार्ट है, ऊपर का सरफेस है, उसमें बहुत सारे उभार होते हैं, आप लोग शीशे में देख सकते हैं, खुदरी होती है हमारी जीभ, ठीक है ना, वो उसको हम पैपिले कहते हैं, जो उभार है, ठीक है। इसकी वजह से इसको रफ हम लोग कहते हैं कि हमारी जीभ रफ है, स्मूथ नहीं होती है। और इसके अंदर हाउस होता है बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स का, जितने प्रकार के हमको टेस्ट समझ में आते हैं उसके सबके रिसेप्टर इसी पैपिले के अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर फेरेंजियल पार्ट, पीछे वाला डॉर्सल, यानी डॉर्सल के ही दो पार्ट हो गए, ओरल और फेरेंजियल पार्ट, पीछे वाला पोस्टीरियर वाला आ गया। ये स्मूदर होता है, स्मूथ है, इसमें कुछ है नहीं। नोडुलर अपीयरेंस, यहां पर हम लोग देख सकते हैं नोड्स, ऐसे ये नोड्स दिखते हैं, ठीक है। क्या दिखाई दे रहे हैं? गांठे टाइप की ऐसे दिखाई पड़ती है, बट ये एक्चुअल में गांठे होती है, नोडुलर ऐसा लगता है, पीछे नोड्स गांठे टाइप की हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? स्मूदर है, नोडुलर है दिखने में, नोडुलर अपीयरेंस ड्यू टू द अंडरलाइंग लिंगुअल टॉन्सिल्स। वो जो उभार हैं, पीछे हमें गांठें दिखाई पड़ रही हैं, एक्चुअल में उसके अंदर टॉन्सिल्स हैं, जो कि हमारा इम्यून सिस्टम का काम करता है, ठीक है। पार्ट ऑफ वाल्डेयर्स रिंग्स ऑफ इम्यून टिश्यू, ठीक है। वाल्डेयर रिंग्स का पूरा सिस्टम है पीछे की तरफ, उसी का एक छोटा सा हिस्सा लिंगुअल टॉन्सिल्स जो है यहाँ पाए जाते हैं जीभ के पीछे की तरफ, जिसको हम नोड्स गांठों के रूप में देखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसको हम लोग लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं। फिर बात आ रही है इंफीरियर सरफेस। अभी डॉर्सल ये वाला, अब इंफीरियर पीछे वाला। सबसे पहला चैप्टर में सारे टर्म कराए हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर। तो अगर आप पीछे वाला हिस्सा देखते होगे तो जीभ में पीछे नीला नीला सा भी हमको दिखाई पड़ता है, बीच में एक जॉइंट दिखाई पड़ता है, ठीक है, सबने देखा होगा, मुझे पता है। तो बस उसी को यहाँ पे लिखना है। ये पार्ट ऑलमोस्ट सबको पता है, सिर्फ नाम नहीं पता होंगे। द अंडर साइड ऑफ द टंग, टंग के नीचे का हिस्सा इज स्मूथ, ये स्मूथ होता है और इसमें म्यूकस होता है, बहुत सारा चिपचिपा स्लाइवर टाइप रहता है। इसके अगर मुख्य फीचर्स की बात करें तो देखो, जो बीच का हिस्सा जो जॉइंट करके रखता है, ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फ्रेन्यूलम, ठीक है। और इसके साइड में दो नीली से नीला कलर दिखता होगा आप लोगों को। आप लोग सोचते हो कि नीला कलर क्यों है? ये नीला कलर एक्चुअली कुछ और नहीं है, वीन्स होती हैं हमारी, लिंगुअल वीन्स, डीप लिंगुअल वीन्स, थोड़ी गहराई में होती हैं। फिर उसके बगल में आपको थोड़ा सा रफ जैसा स्ट्रक्चर ऐसे दिखता होगा, इसे हम फिम्ब्रिएटेड फोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्ब्रिएटेड फोल्ड, ठीक है। फिर ये नीचे डक्ट होती है उसके लिए, सलाइवा के लिए, उसकी बात नहीं करेंगे अभी। तो 1 2 3, ये 3 स्ट्रक्चर आपको बताने हैं, तो देखें जरा इसको। लिंगुअल फ्रेन्यूलम, जो बीच वाला हिस्सा है, ये फ्रेन्यूलम, ठीक है। अब मिड लाइन, जो बीच की लाइन होती है, फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मिड लाइन फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है उसका फोल्ड होता है, दैट कनेक्ट्स द टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। इसका काम देख लो, हमारे टंग को जमीन से यहां से जोड़ के रखने का काम करती है कि बहुत ज्यादा ऊपर ना उठ जाए वो, ठीक है। डीप लिंगुअल वीन्स, इनकी बात करें, विजिबल थ्रू द थिन म्यूकस ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्रेन्यूलम। थोड़ी सी ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है ये हमको, ठीक है। तो हमको ये दिखाई पड़ती है हल्की हल्की थ्रू द थिन म्यूकस, यहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है थोड़ी पतली होती है, तो हम दोनों साइड इसको देख सकते हैं, फ्रेन्यूलम के दोनों साइड होती हैं ये। देन प्लाइका फिम्ब्रेटा ऑफ फ्रिंज्ड फोल्ड, एक फ्रिंज उबड़ खाबड़ टाइप का फोल्ड सा रहता है ये, ठीक है। ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम के दोनों तरफ फिम्ब्रेटेड फोल्ड्स ये हमको देखने को मिलते हैं, इसको हम प्लाइका फिम्ब्रेटा कहते हैं, ठीक है। नाम है, मैंने कहा इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। सारा खेल टर्मिनोलॉजी का है, जितना अच्छा आप टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे उतना अच्छा आपका ये क्लियर हो जाएगा, उसका कुछ नहीं है। अब इसकी मसल्स की बात कर लें तो अगर मैं बोलूं क्वेश्चन, अगर 1 मार्क क्वेश्चन आना है तो आपका एक फ्रेन्यूलम से आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेन्यूलम आपको पता होना चाहिए। देन मसल्स इसकी इंपॉर्टेंट है, मसल से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, ये वाला पार्ट आपको अच्छे से कवर करना है। मसल्स ऑफ द टंग की बात करें, ये अलग से भी क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा सकता है।
द टंग इज ऑलमोस्ट एंटायरली मसल्स, पूरी लगभग मसल्स की है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। इट्स मसल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। इसकी मसल्स के दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक्सट्रिंसिक बाहरी और अंदरूनी। एक्सट्रिंसिक की बात करें, दीज मसल्स ओरिजिनेट आउटसाइड, बाहर से ओरिजिन होती हैं, साइड साइड से कहीं से आएंगी आउटसाइड द टंग एंड इंसर्ट इनटू इट, और आकर के जीभ में घुस जाएंगे आकर के, ठीक है। दे आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रॉस मूवमेंट, लगभग जो सारा मूवमेंट होता है जीभ का उसके लिए, एंड चेंजिंग द टंग्स पोजिशन, और टंग की जो पोजिशन है इस साइड में करते हैं हम लोग, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये, ठीक है। तो स्पेसिफिक मूवमेंट कौन कौन से ये करवाती है, एक्सट्रिंसिक मसल्स, जैसे प्रोट्रूजन, वर्ड याद रखेंगे यानी कि फॉरवर्ड, हम जीभ बाहर निकाले, ठीक है, हंसना नहीं, ठीक। रिट्रैक्शन बैकवर्ड, हम लोग जीभ को पीछे ले लेते हैं, ठीक। एलिवेशन अपवर्ड, जीभ को ऊपर उठाते हैं। डिप्रेशन डाउनवर्ड, जीभ को नीचे कर लिया। एंड लैटरलाइजेशन, साइड टू साइड, ये जो मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, ओके, ये सारे मूवमेंट कौन करवा रहा है, एक्सट्रिंसिक मसल्स करवा रहे हैं। इसीलिए आपको ये मसल्स वाला पार्ट पढ़ना जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ी सी बातें और देख लेंगे। ओके, तो यहां पर नाम है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नाम याद करना पड़ेगा। जेनियोग्लॉसस, सब में ग्लॉसस लगा हुआ है, ग्लॉसस 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 है ना, टंग। जेनियो, हायो, स्टाइलो, पलाटो, ठीक। एक बार को अगर आप ये और ये याद ना करें तो इनका एक्शन जरूर याद करेंगे, सबसे पहले काम प्रायोरिटी पर, फिर आप ओरिजिन और इंसर्शन को याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तो तीनों सेम है, साइड और टंग की जो साइड होती है यहां पर आकर के ये इंसर्ट हो जाती हैं। अच्छा, ओरिजिन कहां से होती है मसल, जैसे कि मेंटल स्पाइन ऑफ द मैंडिबल, मैंडिबल का जो हिस्सा होता है, मेंटल स्पाइन होता है, एक पार्ट है, वहां से निकलेंगी और जाके मसल्स के बॉडी ऑफ हायोइड एंड टंग, जो जीभ की बॉडी है, ठीक है, उसमें और टंग में जाकर के हायोइड जो बोन है, बॉडी ऑफ हायोइड, जो हायोइड बोन से टच हो रही है उसमें जाकर के घुस जाती है। बॉडी एंड ग्रेटर हॉर्न ऑफ हायोइड बोन, ये हायोइड बोन से निकलती है, ठीक है, और साइड ऑफ टंग में जाके घुस जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट इसलिए लग सकता है क्योंकि एग्जैक्ट आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये स्टेलाइट प्रोसेस कहाँ पर है, पैलेटाइन एपोनीरोसिस कहाँ पर है, जैसे कि सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है, जो पीछे की तरफ होता है हमारा पैलेट, आगे वाला हिस्सा हार्ड होता है, पीछे वाला सॉफ्ट होता है। तो ये टर्म्स थोड़ा सा दिक्कत देंगे, तो मैंने क्या बताया, सबसे प्रायोरिटी पे आप ये और इसका एक्शन याद करेंगे, सिंपल है, ठीक है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद कहाँ से आ रहा है और कहाँ इंसर्ट हो रहा है, ये अगर समझ में आ जाए अच्छे से और या याद हो जाए तो ये पूरा मसल्स में, अगर आप फिर ये पूरी टेबल लिख देंगे 1 2 3 4 वाला, तो बस पूरा नंबर फिक्स हो गया यहाँ पे, अगर मसल्स के क्वेश्चन में आप ये टेबल बना के चले आते हैं तो, ठीक है। ये थोड़ा सा पार्ट आपको, ये तो इजी है, ये ओरिजिन थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है, ठीक है, क्लियर है। एक काम करना, ये जो वर्ड है इसके अंदर, इसको आप गूगल पे टाइप करोगे और उसकी इमेज निकल के आ जाएगी अंदर के हिस्से की, तो उसको थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। इंट्रिंसिक मसल्स की बात करें, ये तो एक्सट्रिंसिक होगी। दीज मसल्स आर कंटेन्ड एंटायरली विद इन द टंग, ये पूरी की पूरी मसल्स के अंदर होती हैं, बाहर से कहीं से कनेक्ट नहीं होंगी। विद नो बोनी अटैचमेंट, ऊपर की मसल्स अटैच थी बोन से हमारे, इसका कोई भी बोन से अटैचमेंट नहीं होगा। दे आर नेम्ड फॉर देयर ओरिएंटेशन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द टंग शेप। ध्यान दो, ये अपने ओरिएंटेशन, इनका जो ओरिएंटेशन होता है उसके लिए जानी जाती है, और मेन काम समझो, ये रिस्पॉन्सिबल हैं टंग का शेप, जैसे हम लोग ना ऐसा टंग कर लिया या टंग का शेप चेंज करते हैं, ठीक है, और ये क्या था, टंग की पोजीशन चेंज करता है। बात समझ में आई, ठीक है। जैसे हम टंग को बाहर निकालेंगे, पतला कर लिया, चौड़ा कर लिया, तो टंग का शेप चेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो इसमें कैसे कैसे शेप आती है, कर्लिंग, नैरोइंग, पतला कर लिया, वाइडनिंग, चौड़ा कर लिया, फ्लैट कर लिया, कर्लिंग, रोल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ नाम है, जैसे कि टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक मसल में क्या है, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल। अब डायरेक्ट याद करना है, जीभ के अंदर होती है, काट के देखोगे तो दिखाई देंगी। और
काम किया है सुपीरियर, इसमें शॉर्टन टंग्स, टंग को छोटा करेगी, टर्न्स एपेक्स, जो हमारा एपेक्स होता है उसको फोल्ड करती है, एंड साइड्स अपवर्ड, और साइड्स को जो उठाते हैं ना जीभ में इस टाइप से वो होता है, ठीक है। इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल शॉर्टन टंग, ये भी टंग को छोटा करती है, टर्न्स एपेक्स करती है, एंड साइड्स डाउनवर्ड, और ये साइड्स को डाउनवर्ड करती है। ट्रांसवर्स ये नैरो करती है और इलांगेट्स द टंग, टंग को लंबा कर देगी और पतला कर देती है। वर्टिकल ये फ्लैट कर देती है, चौड़ा कर देती है। तो ये हमारे क्या है, टंग्स के सारे काम है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट नोट है एमसीक्यू के पर्पज से कि भाई टंग की मसल्स को कौन सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हमारे कंट्रोल में है ना टंग, तो कौन सी न्यूरॉन, क्योंकि सारी की सारी एक ही है, एक को छोड़ के, ऑल द टंग मसल एक्सेप्ट प्लेटोग्लॉसस। अगर मैं इसकी बात करूं प्लेटोग्लॉसस, इसको जो है एक्चुअली वैगस नर्व, जो वैगस नर्व होती है, इसको सीएनएस वाले पार्ट में डिटेल में आएगा ये, ठीक है ना, वहां पे देखोगे तो मिलेगा। तो जो वैगस नर्व है, ठीक है, इसको वो कंट्रोल कर रही है। उसके अलावा ऊपर की तीनों और ये सारी, इन सब को जो कंट्रोल करने वाली जो मसल है वो कौन सी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की 12th मसल्स, इसका नाम है हाइपोग्लॉसल, ठीक है। और ठीक है, इसका नाम था हाइपोग्लॉसल, नाम प्लेटोग्लॉसस इसका नाम है। CN12 सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमको नंबरिंग भी याद करनी पड़ेगी जब हम पढ़ेंगे कौन सी नर्व की न्यूरॉन के नंबर है वो किस चीज को कंट्रोल करती है, ठीक है। और इसका नाम आई थिंक हाइपोग्लॉसल है, हाइपोग्लॉसल, ठीक है। चेक कर लूंगा, यही है दिमाग में जो मेरे है, गलत हो तो करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए पैपिले एंड टेस्ट बड की बात करते हैं। पैपिले मैंने बताया जो जीभ के ऊपर हल्के हल्के प्रोजेक्शन से हैं, उभार है, ठीक है, और उसी के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। जैसे बर्ड, जैसे फूल का बर्ड होता है वैसे बर्ड बोल देते हैं इसको। पेपिले आर प्रोजेक्शन, ये उभार हैं, उभरे हुए हैं जीभ के ऊपर, ऑफ म्यूकोसा, म्यूकोसा जो म्यूकोस मेम्ब्रेन होती है उसका उभार होता है, कंटेनिंग टेस्ट बर्ड। इसके अंदर टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं एक्सेप्ट फाइलिफॉर्म। जितने भी पेपिले हैं उसमें जो फाइलिफॉर्म पेपिले है, ये आपका एमसीक्यू भी है कि कौन से जो पेपिले हैं उसमें आपका टेस्ट बर्ड नहीं होता है, फाइलिफॉर्म, ठीक है। उन सब के बाकी सब में टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेपिले, आउट ऑफ विच 3 ऑफ विच कंटेन टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। पेपिला टाइप, फाइलिफॉर्म, फंगिफॉर्म, एंड ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। अगर टंग में से एमसीक्यू आएगा तो एक वो आ गया जो मैंने बताया मसल्स वाला, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। फाइलिफॉर्म सबसे ज्यादा मात्रा में हम पाया जाता है टंग्स में, ये वाले जो प्रोजेक्शन होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं, कवर एंटायर सरफेस। क्यों? क्योंकि इसका मेन काम है मैकेनिकल ग्रिप, जो हम खाना खाते हैं उसको पकड़ के इधर उधर लेके जाना, ठीक है। और इसमें कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता, नो टेस्ट बर्ड, ठीक। देन फंगिफॉर्म, इसका शेप फंगस जो होता है ना, मशरूम शेप का रहता है। स्कैटर्ड मोस्टली एट टिप, ये कहाँ पाए जाते हैं, टिप पे और साइड पे, ये चीज याद रखेंगे, ये एमसीक्यू आएगा कि फंगिफॉर्म जो है टेस्ट बर्ड कहाँ पाया जाता है, फैला रहता है टिप पर और साइड में फैला रहता है। ये टेस्ट करता है स्वीट, साल्टी और युमामी एक तरह से होता है, थोड़ा सा एसिडिक टाइप का, ठीक। तो आंसर है यस, टेस्ट बर्ड है इसके अंदर। सर्कमवेलेट, ये लार्ज वी शेप के होते हैं, ठीक है। रो एट बैक, थोड़ा पीछे की तरफ होते हैं। ये कड़वापन, तो कभी कड़वा चीज खाते हो तो टिप से पता नहीं चलता, जब वो पीछे पहुंच जाती है गले में तब समझ में आता है, ठीक है। तो इसके अंदर टेस्ट बर्ड यस होता है। देन फॉलिएट, ये फॉलिएट है, ये लीफ का शेप का है। फॉलिएट का मतलब लीफ होता है, तो ये लीफ शेप के होते हैं, याद कर लेंगे। साइड्स में होता है, नियर बैक, पीछे की तरफ थोड़ा साइड में पाया जाता है, इसीलिए टेस्ट सोर और सॉल्टी। जब नमक खाते हो ऐसे करते हो ना, किनारे पे जाके, यहाँ पे जाके फील होता है करके थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके अंदर भी टेस्ट बर्ड पाया जाता है। एंड कौन सा पेपिले, क्या शेप और कौन सा टेस्ट बर्ड पाया जाता है, फंक्शन में कौन सा कर रहा है, ये सारा कुछ आपका वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस। बाद बाकी लिखना तो है ही हमें एनाटॉमी में, ठीक है। ओके, टेस्ट बर्ड की बात करें तो टेस्ट बर्ड है क्या, तो टेस्ट बर्ड जो होते हैं बैरल शेप, बैरल होता है हमारा, बैरल होता है, सिलेंडर कह लो, इस टाइप से रहेंगे। स्ट्रक्चर्स लोकेटेड विद इन द एपिथेलियम ऑफ फंगिफॉर्म, सर्कमवेलेट एंड फॉलिएट पेपिले। 3 पेपिले हैं,
उनके एपिथेलियम के नीचे होते हैं ये, एज वेल एज ऑन द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट हार्ड पार्ट है, उसके पीछे जीभ लगाओ तो सॉफ्ट सॉफ्ट है, वहां पे भी होते हैं ये, ठीक है। एपिग्लॉटिस में भी पाए जाते हैं। एपिग्लॉटिस याद है, जो हिस्सा होता है फूड पाइप, विंड पाइप के ऊपर पाया जाता है। एंड ओरोफेरिंक्स, वहां पे भी इसके कुछ पार्ट पाए जाते हैं। तो टेस्ट बर्ड्स जीभ पर ही नहीं, सॉफ्ट पैलेट, एपिग्लॉटिस एंड ओरोफेरिंक्स, ठीक है, यहां पर भी पाए जाते हैं। तभी हमको जो स्वाद केवल जीभ पर ही नहीं, जब हम लेते हैं पूरा गर्दन पीछे कई बार लास्ट तक जाते हैं तो बड़ा अच्छा फील आता है कि अरे मजा आ गया खाने में। तो सोचो खाना तो पीछे जा रहा है ना, लेकिन स्वाद देता हुआ जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? क्योंकि यहां पर भी हमारे पास क्या है, टेस्ट बर्ड मौजूद है। ओके, चलिए, दे कंटेन गस्टेटरी सेल, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। टेस्ट बर्ड के अंदर देखो पैपिले, समझो बात को, मैं बताता हूं। ये रहा मेरा पैपिले, ठीक है, उसके अंदर आ जाओ तो ये रहा टेस्ट बर्ड, इस टाइप से रहेगा, ठीक है। दे कंटेन गस्टेटरी सेल, टेस्ट बर्ड के अंदर खास तरह के सेल्स, समझने के पर्पज से समझो रेड, खास तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, गस्टेटरी सेल्स या टेस्ट रिसेप्टर सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो इस गस्टेटरी सेल टेस्ट बर्ड के अंदर है, टेस्ट बर्ड पैपिले के अंदर है। दिस इज पैपिले, पैपिले पैपिले जैसे ही बोल लो उसको, ठीक है। ये हमारा टेस्ट बर्ड हो गया और टेस्ट बर्ड के अंदर हमारा गस्टेटरी सेल्स हो गया, ठीक है। ओके, डैट डिटेक्ट द 5 बेसिक टेस्ट, ये जो गस्टेटरी सेल्स होते हैं यही टेस्ट अलग अलग, स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर, यूमामी, ये 5 तरह के टेस्ट ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर? चलो आगे आते हैं। बात करें इनर्वेशन की। इनर्वेशन का मतलब है, हाँ देखो यहां पर आ गया, हाइपोग्लॉसल नर्व का नाम है, अच्छा तभी वहां पे मैंने मेंशन नहीं किया था। इनर्वेशन का मतलब है कौन सी नर्व सप्लाई हमारे टंग में जा रही है। तो अब समझते हो कि टंग पूरा का पूरा हमारे कंट्रोल में है और बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई नहीं है, तो क्वेश्चन आते हैं जैसे जनरल सेंसेशन, जीभ से अगर टच, पेन और टेम्परेचर जीभ फील करती है ना हमारी, तो उसके लिए जो नर्व है वो एंटीरियर आगे वाले भाग में जो नर्व है उसका नाम लिंगुअल नर्व है, ठीक है। या ये ब्रांच होती है ट्राइजेमिनल नर्व की। ट्राइजेमिनल नर्व नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, डिटेल में आएगा, ठीक है ना, या जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो लोग तो उसको वहां पे देखेंगे। और पोस्टीरियर में ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व होती है, ध्यान दें। इसी तरह टेस्ट के लिए जो नर्व है उसका नाम है कॉर्डा टिम्पेनाई, ये फेशियल नर्व का हिस्सा होता है, ठीक। देन जो पीछे का भाग है उसमें अगेन ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है जो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मोटर, मोटर का मतलब जीभ का हिलाना डुलाना, ऑल मसल्स एक्सेप्ट प्लेटोग्लॉसस मसल्स, ठीक है। कौन सी नर्व है? हाइपोग्लॉसल, हाइपोग्लॉसल, आगे भी पीछे भी। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम द नर्व सिस्टम। मोटर अगेन जो प्लेटोग्लॉसस मसल्स थी, इसको मैंने बताया था वैगस नर्व है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की 10th नर्व है, ये 12th नर्व है, ठीक है। तो यहां पे भी वैगस नर्व है। तो कौन सी नर्व यहां पर, ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है जो बनते हैं जीभ के लिए, जीभ में ही पूछे जाते हैं इसलिए किसी और में नहीं बताया, जीभ में इसका जिक्र हुआ है। कौन नर्व का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 नर्व आपको पक्का याद रखनी है, हाइपोग्लॉसल एंड वैगस नर्व, ठीक है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो आर्टरियल सप्लाई, द टंग इज प्राइमरी सप्लाइड विद द लिंगुअल आर्टरी। अब देखो जैसे कि जब हार्ट में सप्लाई होती है तो कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, वैसे जीभ में जब सप्लाई हो रही है तो उसे क्या बोला गया है? लिंगुअल आर्टरी, जीभ वाली। अब ये लिंगुअल आर्टरी आती कहां से है? ये ब्रांच होती है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी कौन सी है? आपने मूवी वगैरह में देखा, गर्दन में यहाँ पे हल्का कट मार देते हैं, ये साइड से 2 मोटी नस जा रही है जो ब्रेन पे जाती है। यहां कट लगा नहीं, आप फील कर सकते हैं इसको, यहां पे कट लगा नहीं कि ब्रेन गया काम से, मतलब ब्लड पहुंचेगा नहीं तो डेड हो जाता है। यहीं से ब्रांच निकलती है और हमारी जीभ की तरफ आती है, ठीक है, आर्टरी। इसी तरह वीनस ड्रेनेज,
जो वीन्स यानी कि जो ब्लड यूज हो गया, ऑक्सीजन ले लिया गया वापस लिंगुअल वीन के द्वारा, कहाँ, जुगुलर वीन, जो जुगुलर वीन पाई जाती है यहाँ पर हमारे कंधे के पास, उसमें जाकर कनेक्ट हो जाती है और उसके माध्यम से फिर ये हार्ट में चली जाती है। तो ध्यान देंगे, आर्टेरियल सप्लाई कैरोटिड आर्टरी से निकलती है और वीनस ड्रेनेज जो ब्लड वापस जाता है तो ये जुगुलर वीन में जाकर के मिल जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी। यहां पे एनाटॉमी कुछ खास नहीं था, बस क्या था चीजें, टर्म्स, क्योंकि टंग को कभी हमने पढ़ा नहीं, आंख बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो आंख आसान था, ईयर भी काफी हद तक पढ़ा था तो ईयर भी थोड़ा ठीक ठीक लगा। टर्म्स सारा खेल जो है इसमें सेंस ऑर्गन में, ठीक है, इसका ही है, टर्मिनोलॉजी का ही है। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आप समझो जो पीछे के पार्ट आ रहे हैं, जैसे स्किन आ गया, टंग आ गया, देन नोज आएगा। फिजियोलॉजी में आपको फंक्शंस ही लिखने हैं लेकिन थोड़े डिटेल में, डायरेक्ट नाम लिख के मत चले आना, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल करना रहेगा आपको। चले, द फिजियोलॉजी ऑफ टंग फोकस ऑन हाउ द टंग फंक्शन। फिजियोलॉजी में हम क्या फोकस कर रहे हैं, टंग कैसे काम कर रही है टू हेल्प विद इसेंशियल टास्क, ठीक है, कैसे काम करती है और हेल्प करती है खास खास कामों में, जैसे कि खाने में, बोलने में, टेस्ट में, निगलने में, स्वलोइंग। और कोई बच्चा लिख के आएगा फंक्शन ऑफ टंग में ईटिंग, स्पीकिंग, टेस्टिंग, स्वलोइंग, 5 नंबर का सवाल है, 1 नंबर मिलेगा। थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, आओ एक्सप्लेन करते हैं। ये वर्ड याद रखो, गस्टेशन, गस्टेटरी सेल यानी कि क्या था, टेस्ट का सेंसेशन। ठीक है, अब प्रोसेस समझो, ये चीज शायद मेरे ख्याल से मैं ये नहीं कह रहा किसी को नहीं पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको आज मजा आएगा। आज खाने का स्वाद कैसे आता है ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। समझो, टेस्ट इज अ कीमोसेंस, ये टॉपिक मजा आएगा। कीमोसेंस मतलब केमिकल सेंस होता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं उसके अंदर केमिकल्स निकलते हैं। मीनिंग इट डिटेक्ट केमिकल मॉलिक्यूल्स इन फूड एंड ड्रिंक्स। फूड और ड्रिंक्स में सब कुछ केमिकल का बना हुआ है, ठीक है, मतलब गुड केमिकल होते हैं जो हमको फायदा देते हैं। वो केमिकल को ये जो टेस्ट वर्ड होते हैं सेंस करते हैं। कैसे, प्रोसेस समझो, डिसोल्यूशन, खाना जब हम यहाँ पे एक और चीज आज क्लियर होगी, बात करूंगा अभी, डिसोल्यूशन यानी कि फूड केमिकल, जैसे कि जो पॉल्यूशन करता है उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं, वैसे जो टेस्ट क्रिएट करता है उसे टेस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो फूड केमिकल मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन सलाइवा। जितना चबाओगे फूड केमिकल, खाने का स्वाद उतना आएगा, उतना केमिकल उसके अंदर से निकलेगा और क्या होगा, हमारा जो सलाइवा से होता हुआ हम उसको परसीव कर पाएंगे। परसीव मतलब महसूस कर पाएंगे। डिसॉल्व हो जाएगा, देन एक्सेस द डिसॉल्व टेस्टेंट यानी कि जो फूड केमिकल हैं, अब उसे टेस्टेंट बोलूंगा, ये एंटर करते हैं टेस्ट पोर ऑफ टेस्ट बर्ड। जो टेस्ट बर्ड है उसमें बहुत माइक्रोपोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उन छेद से होते हुए ये कहां पहुंचते हैं, मतलब छेद से होते हुए टेस्ट बर्ड के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, टेस्ट पोर ऑफ द टेस्ट बर्ड लोकेटेड प्राइमरी ऑन द पेपिले, फंगीफॉर्म, सर्कमवेलेट, फोलेट, 3 ही है हमारे पास, नाम इसलिए बार बार लिख दिया है ताकि याद रहे। अब जब वो केमिकल अंदर घुस गया है तो ट्रांसडक्शन, क्या होता है ट्रांसडक्शन, जो टेस्टेंट होता है वो बंद जाएगा या इंटरेक्ट करेगा गस्टेटरी रिसेप्टर। याद आ रहा है गस्टेटरी रिसेप्टर, मैंने बताया था ये गस्टेटरी सेल्स है। ठीक है, यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे, ये रिसेप्टर्स जो है उसको कैच करेंगे केमिकल को। ठीक है, माइक्रोवेलाइट के होते हैं, बहुत महीन हेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं इनसाइड द टेस्ट बर्ड। दिस बाइंडिंग, जैसे ही ये केमिकल गस्टेटरी रिसेप्टर से टच करेगा, देखो ये सारी प्रोसेस हमारे मुंह में चल रही है, बाइंड जैसे ही बंधेगा, ट्रिगर्स एन इलेक्ट्रिकल चेंज इन द सेल। ट्रांसडक्शन वर्ड आया समझ में, हमने आंखों में पढ़ा था किस तरह लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वैसे ही ये केमिकल एनर्जी तुरंत क्या चेंज क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द सेल्स, जिससे कि मैसेज पहुंच सके न्यूरॉन के पास साइनेप्स के थ्रू। यहां तक बात क्लियर हुई, ट्रांसडक्शन हो गया, उस केमिकल ने कर दिया, देन सिग्नलिंग, द रिसेप्टर सेल्स रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे ही ये केमिकल क्रिएट होता है तो जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं उस गस्टेटरी सेल्स के अंदर, वो क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे और स्टिमुलेट कर देंगे सेंसरी नर्व। वो जो नर्व जिनका एंड हो गया है आकर के उन सेल्स के बेस पर, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो 7th, 9th और 10th नर्व है, ठीक है, ये नर्व हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं
सिग्नल पहुंच गया, अब परसेप्शन, अब हम महसूस करेंगे। द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द गस्टेटरी कोर्टेक्स, जो ब्रेन में कोर्टेक्स वाला पार्ट है स्वाद वाला, वहां तक पहुंचता है। ब्रेन उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है कि अच्छा कौन सा वाला फ्लेवर है, ठीक है। वेयर इट इज इंटरप्रेटेड एज वन ऑफ द 5 बेसिक टेस्ट, और ब्रेन फिर महसूस करेगा उस टेस्ट को, या तो मीठा। अच्छा मीठा कैसे आएगा, जब ऑलरेडी सेट है, जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर वाली चीज खाएंगे, एनर्जी रिच फूड खाते हैं, तो ऑलरेडी उसके टेस्ट उसको सेंस कर लेते हैं और ब्रेन के पास है, ब्रेन उसको हमेशा मीठा ही फील कराएगा। सॉल्टी, कोई इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस यानी कि सोडियम आयंस वगैरह खाते हैं, Na+, जब भी जाएगा ब्रेन उसको नमकीन ही फील कराएगा। सोर, पोटेंशियली एसिडिक, जो एसिडिक होते हैं यानी कि जो सड़ा खाना, स्पॉइल्ड फूड हो गया, उसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं, तो वो सोर अजीब सा अकराता हुआ समझ में आएगा। कड़वा, ऑफन सिग्नल टॉक्सिन्स और पॉइजनस, कोई चीज कड़वी होती है, हमारी बॉडी उसको कड़वा मतलब पॉइजन की तरह फील करती है, तो जो चीज नहीं खानी है बॉडी को, हमारा ब्रेन उसको कड़वा फील करवाता है। स्पेशली एक्चुअली वो अल्कलॉइड्स होते हैं, ठीक है। यूमामी, सेवरी टेस्ट ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड यानी कि ग्लूटामेट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अलग सा आता है टेस्ट। तो इस प्रकार से टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 टेस्ट फिक्स है, क्या खाएंगे तो उसके अंदर क्या केमिकल निकलेगा, ब्रेन उसको वैसा ही परसीव करके दे देता है। किसी भी चीज को अगर कड़वा लग रही है तो समझ जाओ वो खाना नहीं है। और कहते हैं ना करेला कड़वा है खाओ, तो हाँ उसके अंदर केमिकल वैसे हैं, लेकिन है ना करके कड़वा नहीं खाए। तो हमारी बॉडी एक्चुअली बनी हुई है किस हिसाब से कि अगर वो तुमको कोई चीज कड़वी लगवा रही है, इसका मतलब वो टॉक्सिन हो सकता है, पॉइजन हो सकता है, ना खाएं उसे अगर जानकारी में नहीं है तो। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस समझे। टेस्ट इज अ गेट कीपर फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पेट के लिए ये गेट कीपर है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इट इनकरेजेस द कंजप्शन ऑफ एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स, वो कह रहा है कि मीठा अच्छा लगता है ना, वो उसी को खाने के लिए सलाह देगा, मीठा अच्छा लगता है हम खाते हैं, ठीक है। स्वीट, यूमामी एंड इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्टी, वाइल डिस्करेजिंग द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस यानी कि बिटर और सोर, इन टेस्ट को वो खाने से रोकती है। बता देगी खड़वा है खराब है तो हम वैसे नहीं खाते हैं। एक तरह गेट कीपर का काम कर रहा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये हमारे जो गस्टेशन है वो क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। मस्टिकेशन, हम अब चबा रहे हैं, ठीक है। चूइंग प्रोसेस समझो। द टंग्स इंट्रिंसिक मसल्स, जो टंग के अंदर के मसल है इंट्रिंसिक मसल, शेप द फूड वेरी, समझो बात को, हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं अभी तक, शायद कुछ लोगों को पता ही नहीं हम मुंह के अंदर क्या क्या करते हैं। आज समझो इस बात को। जो इंट्रिंसिक मसल है वो खाने को शेप देती है। कभी आप देखो कभी खाना खाते हो कंकड़ या बाल आता है और खाने को थूकते हो तो खाना हमेशा गोल निकलता है, यानी कि हमने रोटी तोड़ के खाई थी, वो ना स्क्वायर ना रेक्टेंगल, वो गोल निकल रहा है। यानी कि हमारी जीभ ने उसको क्या कर दिया है, एक शेप दे दिया है, और वो जो गोल निकलता है उसको बोलस कहा जाता है। हमारे यानी कि जो खाना चबा चबा कर रेडी हो जाता है अंदर निगलने के लिए, उस खाने को बोलस कहा जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो योर MCQ, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने उसमें ही पढ़ रखा है डाइजेशन वाले पार्ट में। बोलस क्या होता है, आ सॉफ्ट राउंडेड, ठीक है, सॉफ्ट होता है, राउंड गोल होता है, मांस होता है खाने का। द एक्सट्रिंसिक मसल, अब इन्होंने गोल कर दिया फूड को, अब जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं मूव द बोलस अराउंड द माउथ, वो उस बोलस को कभी इधर मूव कराती रहती है चबने के लिए। प्लेसिंग इट बिटवीन द टीथ फॉर ग्राइंडिंग, और दांत के बीच में इसको ढकेलती रहती है जिससे कि अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए, पिस जाए। इट कॉन्स्टेंटली रीपोजिशन द फूड, लगातार उसको जो है फूड को रीपोजिशन, उसका जगह बदलती रहेगी। टू इंश्योर इवन च्यूइंग, ताकि हर एक पार्ट जो है खाने का वो एक समान महीन हो जाए। और प्रिवेंट करती है, रोकती है हमारे गालों को और टंग को फ्रॉम बीइंग बाइटन, ठीक है। और इसी प्रकार वो क्या करता है, जो चबाना है ये हमारे जीभ को और गालों को चबने से रोकती है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, समझो। मैकेनिकल डाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस। आगे MCQ, डाइजेस्टिव प्रोसेस का पहला स्टेप मस्टिकेशन, चबाना। इट इंक्रीजेस, क्यों चबा रहे हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है खाने का। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत अच्छे से काम करेंगे। यही चीज मैं आपको बता रहा था कि जितना चबाएंगे उतना चबाना क्यों अच्छा है, साइंटिफिक तरीके से समझो। जैसे कि मान लो ये रोटी का टुकड़ा है,
हम स्क्वायर के शेप में समझते हैं। अभी इसके कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5, पीछे वाला 6। अब मैं इसको सपोज तोड़ देता हूं छोटे छोटे में, 1 2 3 4, अभी 6 ही फेस थे ना। अब 6 6 6 6, ठीक है, कितना हो गया इसके 24, इस मतलब 4 हो जाएंगे इस टाइप से। तो छोटे टुकड़ों से इसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब कहा केवल 6 पे एंजाइम एक्ट कर पा रहे थे, अंदर वाले सरफेस पे एंजाइम एक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब ये अंदर वाले सरफेस पे भी एंजाइम हमारे एक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए खाने को चबा चबा के खाएं, एकदम महीन हो जाए तभी निकले, ठीक है। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फूड मेकिंग इट मच इजियर फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम टू वर्क लेटर ऑन। तो खाना हमेशा चबा के, जो खाना नहीं चबा रहा है उसका डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। गैस की दिक्कत है, बदहजमी की दिक्कत है, कब्ज की दिक्कत है, खाना चबाना शुरू कर दो, 1 से 2 दिन के अंदर या हफ्ते भर के अंदर सब नॉर्मल हो जाएगा। अब हमने चबा लिया है तो चबाने के बाद क्या करेंगे, उसको निगलना भी है। निगलने के लिए डिग्लूटिशन वर्ड आता है, स्वैलोइंग, ये भी जीभ करवा रही है हमारी। स्वैलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्स, कई सारे रिफ्लेक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, आपस में तालमेल बैठाते हैं। कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय द टंग, ये टंग के द्वारा एक रिफ्लेक्स स्टार्ट किया जाता है। कैसे समझो, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, इसको 3 स्टेज में तोड़ा गया है। विद द टंग बीइंग क्रूशियल फॉर द फर्स्ट, यानी कि जब खाने को निगलना है, उस निगलने के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट करती है वो हमारी टंग स्टार्ट करती है। स्टेज 1 ओरल फेज, जिसको कि हम वॉलंटरी फेज भी कहते हैं, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में है। यहां पर क्या होगा, द टंग टिप प्रेस अगेंस्ट द हार्ड पैलेट, जीभ जो है, सपोज जीभ है, ऐसे करके फोल्ड हो जाती है और पीछे की तरफ ढकेलेगी। हमको नहीं पता ऐसा जीभ कर रही है, लेकिन ऐसा कर रही है। तो हार्ड पैलेट है, उसके ऐसे करके लग गई आकर के। द टंग देन रोल्स पोस्टेरियरली, और फिर ये पीछे की तरफ ऐसे रोल होना स्टार्ट होती है। तो जो खाना है यहां पर वो पुश हो रहा है आगे, ठीक है। स्क्वीजिंग द बोलस, बोलस को पिचकाती है फ्रॉम द फ्रंट, आगे से, टू द बैक ऑफ द माउथ, गले के पीछे उसको पिचकाना शुरू कर दिया। ऐसा वो खाना है, ये पिचकाया पिचकाया पिचकाया। वंस द बोलस इज पुश्ड इनटू द ओरोफेरिंक्स, जैसे ही बोलस ओरोफेरिंक्स यानी गले के यहां बीच में आगे पहुंचता है, द इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स, यानी कि अब वो रिफ्लेक्स फिर हमारे कंट्रोल में नहीं। अब ब्रेन समझ जाता है खाना यहां तक आ गया है, उसको अंदर ढकेलना है। फिर वो मसल्स जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो ऑटोमेटिक उसको अंदर ले लेती हैं। देन इनवॉलेंट्री फेज इज ट्रिगर्ड, ठीक है। तो कितना काम कर रही है जीभ, आप लोग देख सकते हैं, जीभ के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, द टंग एक्ट एज पिस्टन, ये पिस्टन की तरह काम करती है ढकेलने का। क्रिएटिंग द प्रेशर, प्रेशर क्रिएट करती है। नीडेड टू प्रोपेल, प्रोपेल मतलब आगे की तरफ मूव करवाना खाने को, इनटू द फेरिंग्स एंड दस इनटू द ईसोफेगस, और इस प्रकार से उसको ईसोफेगस में ढकेलती है और इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है द वन वे मूवमेंट ऑफ नरिशमेंट। अगर पीछे प्रेशर नहीं लगाएगी तो कई बार पाइप ऐसे पिचकता है तो खाना बैक भी आ सकता है। वो ढकेलेगी तब तक ढकेलेगी पूरा ना चला जाए और खाना वापस बैक ना आए, इसको भी वो सुनिश्चित करती है, ठीक है। चलिए अब बोलने में भी हेल्प करती है ना। प्रोसेस समझते हैं इसका। द लैरिंग्स प्रोड्यूसेस साउंड, यहाँ लैरिंग्स है हमारे पास, इसमें साउंड निकलता है। अब वो साउंड कैसा होगा, जैसे ला, ई, ऊ, कुछ तो हमारे होंठ है, कुछ हमारी जीभ है, जिसकी वजह से हम उन साउंड को रूप देते हैं, ठीक है। द टंग विद इट्स इनक्रेडिबल प्रिसीजन, इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय सटीकता, और जो रफ्तार होती है, मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, मेरी जीभ फटाफट ऊपर नीचे दाएं बाएं वो सेट कर रही है कि ऐसे दबाएंगे तो याला साउंड निकलेगा, ऐसे दबाएंगे तो याला साउंड निकलेगा, ठीक है। सटीक होती है और स्पीड होती है। शेप, ओके। द टंग विद इनक्रेडिबल प्रिसीजन एंड स्पीड, इनक्रेडिबल बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार और सटीकता के साथ, शेप्स दिस साउंड, जो अंदर से आवाज आई उसको शेप देती है कि आ निकलना है कि ऊ निकलना है, ठीक है। बाय कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द साइज एंड शेप ऑफ द ओरल कैविटी, जीभ ओरल कैविटी का शेप और साइज अंदर से चेंज करती रहती है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, और उस हिसाब से हमारा जो है साउंड कॉन्सोनेंट या वोवल्स जो है वो निकलते हैं। इट मेक्स कॉन्टेक्ट विद द टीथ, एल्वुलर रिज, एल्वुलर रिज पीछे की तरफ आ गया ये, ठीक है ना। हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट टू क्रिएट स्पेसिफिक साउंड्स या फोनेम्स,
तो लगातार जो हमारी जीभ है वो दांत से, अच्छा ये नहीं, एल्वियोलर रिज वो नहीं है, पीछे की तरफ नहीं, एल्वियोलर रिज होता है जो हमारे, जिसमें हमारे दांत धसे हुए हैं, सॉरी ऐसे करके होता है ना, इसके अंदर हमारा दांत इस टाइप से धसा हुआ रहता है ना, तो इसके साथ यानी कि जिससे टच हो रहा है, इसका कह सकते हैं हमारे मसूड़ा जो होता है, ठीक है ना। तो एल्वियोलर रिज, ठीक है, हार्ड पैलेट ऊपर की तरफ होता है, सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ है, तालू, ठीक है, जिससे कि अलग अलग साउंड क्रिएट हो सके। क्या इंपॉर्टेंस है, बिना टंग के इंटेलिजिबल स्पीच, यानी कि एक ढंग की स्पीच जहां से साउंड क्लियर हो, वो नहीं हो सकती है, वुड बी इम्पॉसिबल। बिना टंग के एक इंटेलिजिबल मतलब समझने लायक स्पीच नहीं बन सकती है। इट्स मूवमेंट क्रिएट द कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स दैट फॉर्म्स वर्ड। इसका मूवमेंट ही कॉन्सोनेंट और वोवल्स को क्रिएट करता है, जिससे कि वर्ड क्रिएट होते हैं। तो मैंने क्या कहा कि फिजियोलॉजी में इसका फंक्शन ही है, और हर किसी के अंदर वो कैसे काम कर रहे हैं वो हम समझ रहे हैं, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। देन कुछ और दूसरे फंक्शन देख लें इसके, जैसे कि ओरल क्लींजिंग, मुंह को साफ भी करती है, यस। टंग हेल्प क्लियर फूड पार्टिकल फ्रॉम द ग्रूव्स अराउंड द टीथ, टीथ में जो हल्का हल्का गैपिंग होती है वहां से जीभ क्या करती है, खाने को साफ करती है। एंड गम्स आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओरल हाइजीन, और इस प्रकार ओरल हाइजीन यानी कि मुंह की साफ सफाई बरकरार रखती है। थर्मो रेगुलेशन, अच्छा जानवरों में देखा, इन एनिमल विदाउट स्वेट ग्लैंड, जैसे कुत्ते वगैरह होते हैं, ठीक है, जीभ निकाल के ये जो प्रोसेस करते हैं, ये एक्चुअली अपना हीट को कंट्रोल करते हैं जीभ की हेल्प से, ठीक है। इसको पेंटिंग कहा जाता है। तो उनके पास अगर बॉडी में क्या है, स्वेट ग्लैंड थोड़ी कम है, तो वो पेंटिंग करते हैं, विच इन्वॉल्व द टंग, इसमें टंग का इन्वॉल्व होता है। इट अ प्राइमरी कूलिंग मैकेनिज्म, और ये मुख्य रूप से कूलिंग मैकेनिज्म होती है जिनके अंदर ग्लैंड्स कम होते हैं। ह्यूमंस के अंदर भी दिस इज लेस क्रिटिकल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल प्रेजेंट, इंसान में है। कोई इंसान बहुत तेज दौड़ जाता है और फिर मुंह खुल जाता है, होता है, ठीक है, हंसना नहीं है, समझो इस बात को। तो ये पेंटिंग जो है यानी कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को कूल करने का, ठंडा करने का तरीका है। इससे जो होता है हीट जो अंदर की होती है, गर्म हवा, वो हीट लेकर के बाहर निकलती है। देन इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस, टॉन्सिल पाए जाते हैं, सबको पता है। द पोस्टीरियर टंग, जो पीछे की तरफ की टंग है, कंटेन लिंगुअल टॉन्सिल, ये डिफेंस का काम करती है। विच आर पार्ट ऑफ वाल्डेयर्स रिंग, वाल्डेयर रिंग का पार्ट है, वाल्डेयर रिंग पूरा बड़ा सिस्टम है इम्यून सिस्टम का, उसका छोटा सा पार्ट है। दिस टिश्यू सैंपल्स एंटीजेंस एंड इनिशिएट एंड रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन एंटरिंग द माउथ, ठीक है ना। ये क्या करते हैं टिश्यूज, कोई एंड घुसता है तो दिस टिश्यू सैंपल्स एंटीजन, वही वाला काम करेगी, एक तरह से एंटीजन को देख लेगा, अच्छा एंटीजन आ गया, पकड़ लेगी, मारेगी, और उसको ले जा करके फिर अंदर जो हमारे मेन बी सेल टी सेल्स है उनको जाके रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, और स्टार्ट करती है, इनिशिएट कर देती है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स। सकलिंग इन इन्फेंट, बच्चे जो दूध पीते हैं, जो शिशु होते हैं, ठीक है, द टंग इज इसेंशियल फॉर द सकलिंग रिफ्लेक्स, वो जैसे जाते हैं तो बिना उसका, आप कभी देखना, कभी किसी जानवर को देना तो जीभ हल्की से बाहर निकल के आती है, ठीक है, तभी वो जो है सक कर पाता है मिल्क को। तो जो सकलिंग रिफ्लेक्स है वो जीभ से होता है। टंग इज इसेंशियल फॉर सकलिंग रिफ्लेक्स, जो सकलिंग रिफ्लेक्स मतलब जो ब्रेन में जाना कि हाँ दूध सक करना है, वो टंग से ही होता हुआ जाता है। विच अलाउज इन्फेंट्स टू ब्रेस्ट फीड, कि वो माँ का दूध पी सके या बोतल से दूध पी सके, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ टंग। अब केवल इसमें नोज बचा हमारे पास, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। इसको इतना पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा तो कॉल या मैसेज, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, गुड नाइट।